हेलो बच्चों, अम्बे होम साइंस क्लासेस में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मैं अनुराधा सिंह आज आप लोगों को कक्षा 12 गृह विज्ञान खाद्य गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा का नेक्स्ट पार्ट पढ़ाऊंगी। इसके पहले वाला जो वीडियो बेटा, इसका जो फर्स्ट वीडियो है उसमें मैंने बताया कि खाद्य गुणवत्ता क्या है, खाद्य सुरक्षा क्या है। अभी हम लोग देखेंगे कि खाद्य गुणवत्ता जो है उसमें कुछ मानक निर्धारित किए जाते हैं और वो मानक क्या है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे खाद्य मानक। खाद्य मानक क्या है? जब कोई भी खाद्य पदार्थ होता है बेटा, मैं पहली प्रायोरिटी आपके राजीव बुक को ही दूंगी, क्योंकि आपके जो बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वो राजीव के ही बुक से आते हैं, लेकिन मैं इससे एक्स्ट्रा भी आप लोगों को दूंगी, ताकि अगर आप कोई भी तैयारी कर रहे हो या कोई भी आगे आपको इस विषय से पढ़ना है तो आपको किसी प्रकार की समस्या ना हो। इसके लिए पहली प्रायोरिटी हमारा राजीव प्रकाशन रहेगा, उसके बाद हम लोग दूसरे वाले बुक को देखेंगे। तो खाद्य मानक क्या है बेटा? ये खाद्य मानक जो होता है ना, ये प्रत्येक पक्ष में आपकी जो गुणवत्ता होती है, जो स्वच्छता होती है, जो पौष्टिकता होती है, उसकी आपूर्ति की सुनिश्चितता करता है। और इसके अलावा ये राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को भी बढ़ाने में प्रभावी रोल निभाता है। खाद्य मानक और नियंत्रण प्रणाली की आवश्यकता होती है, बिना इसके आप किसी भी खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता को नहीं बता सकते। तो कुछ इसके मानक निर्धारित किए गए हैं। तो मानक को 4 स्तरों पर, इसके जो मानक है बेटा वो 4 स्तरों पर समन्वित हैं। पहला है कंपनी मानक। अब कंपनी मानक क्या होता है? ये कंपनी मानक जो होता है बेटा, ये कंपनी के द्वारा दिया जाता है, यानी जो कंपनी प्रोडक्ट बनाती है वो अपने स्वयं के उपयोग के लिए बनाती है। और यानी कि आपका जो कंपनी क्या करती है, जब कोई भी प्रोडक्ट बनाती है तो वो जितना मतलब अपने उपयोग के अनुसार वो कंपनी अपना मानक निर्धारित करती है, लेकिन ये राष्ट्रीय मानक की नकल ही होती है। जैसे आपका ISI, ठीक है बेटा, कंपनी मानक, जैसे उदाहरण के लिए आप मान लीजिए ISI। दूसरा है बेटा आपका राष्ट्रीय मानक। ये नेशनल स्टैंडर्ड क्या है? वह मानक जो राष्ट्रीय मानक संगठन द्वारा निर्धारित किया जाता है। और राष्ट्रीय मानक संगठन द्वारा आपके जो भी मानक निर्धारित किए जाते हैं उसमें देश के सभी खाद्य पदार्थ संबंधित इकाई के लिए एक समान रहते हैं। इसमें भी एग्जाम्पल आप जान लीजिए, जैसे आपका हो गया FSSAI और FPO, ठीक है। इसके बारे में आगे आप लोगों को बताऊंगी FSSAI क्या है, FPO क्या है। तीसरा है बेटा आपका क्षेत्रीय मानक। अब ये क्षेत्रीय मानक क्या है? इससे हम वह मानक कहते हैं जो किसी विशेष क्षेत्र की भौगोलिक तथा जलवायु संबंधी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर अलग अलग निर्धारण करती है, क्षेत्रीय मानक कहलाता है। क्षेत्रीय बेटा यानी कि आपके आसपास, यानी जो भी संगठन होता है वो अपने आसपास के ही चीजों को लेता है। यह मानक क्षेत्र के भौगोलिक तथा जलवायु, भौगोलिक क्या बेटा, आपके आसपास का एटमॉस्फेयर क्या है, संबंधित परिस्थितियों के अनुरूप अलग अलग होता है। आमतौर पर विभिन्न क्षेत्रीय समूहों के अलग कानून मानकीकरण संगठन होते हैं। अब इसके बाद है बेटा आपका अंतरराष्ट्रीय मानक। अंतरराष्ट्रीय मानक क्या है? ये आपका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। ये वह मानक है जो अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन यानी ISO और कोडेक्स एलिमेंटेरिया कमीशन, जिसे हम CAC द्वारा निर्धारित करते हैं, अंतरराष्ट्रीय मानक कहलाता है। ठीक है बेटा, ISO और कोडेक्स एलिमेंटेरिया कमीशन, ये इसके द्वारा क्या होता है, निर्धारित किया जाता है। और इस संगठन के जो सदस्य होते हैं वो देश के उत्पादक को इन मानकों का पालन करना उनका अनिवार्य है। यानी जो देश का मानक निर्धारित किया गया है वो उसका पालन करना अनिवार्य है। देश का मानक क्या है बेटा? ISO 9000। सारे लोग इसे नोट डाउन करेंगे। अंतरराष्ट्रीय मानक क्या है? इसका उदाहरण ISO 9000। ठीक है बेटा, ये सारे लोग नोट डाउन कर लीजिएगा।
ये आपके बहुविकल्पी में प्रश्न बनता है इसका। चलिए अब आगे देखते हैं। भारत में खाद्य और मानक नियमन क्या है? भारत में खाद्य मानक और नियमन, तो हम सबसे पहले देखेंगे स्वैच्छिक उत्पादन प्रमाणीकरण क्या है, प्रमापीकरण क्या है। यानी भारतीय मानक ब्यूरो जो BIS, अब ये क्या हो गया बेटा ISI, यानी भारतीय मानक ब्यूरो जो है BIS वो अब क्या हो गया है आपका ISI। ये मार्क क्या दे, मार्ग और एक मार्ग आदि कुछ स्वैच्छिक श्रेणीकरण और अंकन योजना है। BIS विभिन्न उपभोक्ता सामग्री जिसमें खाद्य उत्पादन सम्मिलित हो उनके मानकीकरण के संबंध में होता है। ISI नाम एक है बेटा, जिस भी वस्तु पर ISI मार्क लगा होता है हम ये सुनिश्चित कर लेते हैं कि ये हमारे भारत सरकार द्वारा गवर्नमेंटेड है। जैसे आपके प्रेशर कुकर, आप उस पर देखोगे बेटा इलेक्ट्रॉनिक सामान, उस पर ISI का लोगो बना होता है। मैं एक मिनट आप लोग को दिखाती हूँ ISI का लोगो। देखिए बेटा ये है ISI, इस तरह से आप देखोगे बेटा तो लोगो बना रहता है। ये क्या है? भारत का मानक स्टैंडर्ड है ISI। और ये जो है बेटा ISI मार्क जो भी उत्पाद होते हैं वो उपभोक्ता को भरोसा होता है कि हाँ मैंने जो भी उत्पाद लिया है वो हमारा 100% शुद्ध है, किसी प्रकार के फ्रॉड कंपनी का नहीं है। आप अगर ऐसे कोई भी सामान लेते हैं बेटा तो उसकी जो भी गारंटी होती है, वारंटी होती है, उस पर आप क्लेम कर सकते हैं और क्लेम करने के बाद आपके उस वस्तु का हो सकता है वो आपको एक्सचेंज करे या फिर उसको सुधारने के लिए ज़रूर प्रयास करेगा। तो हमें कभी भी कोई भी वस्तु खरीदनी हो तो हमें मार्क ज़रूर देखना चाहिए। आप सारे बच्चे ज़्यादातर ऑनलाइन शॉपिंग करते होंगे तो बेटा जब भी सामान लेते हैं तो आप उसके लोगो को जरूर देखा करिए। लोगो क्या होता है? किसी भी कंपनी का नाम जिससे हम जानते हैं कि हाँ ये इस कंपनी का है, ये ब्रांड है। और एक होता है बेटा उसका क्या करते हैं कॉपीराइट। कॉपीराइट में क्या होता है बेटा ब्रांड वही रहेगा, सब कुछ सेम रहता है, लेकिन जो उसकी स्पेलिंग होती है उसमें थोड़ा सा एरर कर देते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक कर देते हैं, जिससे जो लोग कम पढ़े लिखे होते हैं, जिनको अंग्रेजी नहीं आती है या नहीं पढ़ने आता है, वो बेवकूफ़ बन जाते हैं और उस फ्रॉडगिरी में आ जाते हैं। उस वस्तु का कोई भी गारंटी नहीं होती है। आप कोई भी प्रोडक्ट देख लो बेटा, खाने वाली हो गई चाहे चेहरे में लगाने वाले प्रोडक्ट हो गए, क्योंकि कॉस्मेटिक चीज़ों पर GST सबसे ज़्यादा लगता है। तो कॉस्मेटिक जो चीज़ें होती हैं बेटा उसमें आप देखोगे कि क्रीम आपका बिल्कुल नाम सेम, चित्र सब सेम रहेगा, लेकिन उसके स्पेलिंग में आप देखोगे थोड़ा सा मिस्टेक। इसका मतलब कि वो आपका कंपनी का नहीं है, वो कहीं ना कहीं से फ्रॉड कंपनी का है। तो हमें इन सब चीज़ों के लिए जागरूक होना है। कहते हैं ना जागो ग्राहक जागो। क्यों ये कहा जाता है? क्योंकि हम ग्राहक हैं। प्रोडक्ट बनाने वाला तो अपना अपना लाभ देखता है, लेकिन जिस भी कंपनी को भारतीय सरकार के द्वारा अधिकार प्राप्त हो जाता है वो कंपनी फ्रॉड नहीं करती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे बेटा आपके थोड़ा सा क्या है खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम। इससे पहले बेटा मैं आप लोगों को थोड़ा सा कुछ और भी चीज़ दिखाना चाहती हूँ। इस बुक में नहीं दिया है लेकिन आपके लिए ये जरूरी है, थोड़ा सा आप जान लीजिए। अभी टाइम है बेटा तो थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लीजिए, उसके बाद जैसे ही एग्जाम नज़दीक आएगा ना बेटा मैं थोड़ा सा फास्ट करवाऊंगी। ISI हमने जान लिया, ठीक है। ये भारत मानक ब्यूरो द्वारा एक लाइसेंस होता है जो उत्पादक यानी जो भी प्रोडक्ट तैयार करता है उसको दिया जाता है, और कभी भी इसकी आकस्मिक जांच हो सकती है। इसके लिए कुछ लोगों की नियुक्ति की जाती है जो समय समय पर उन कंपनियों की जांच करते हैं। ठीक है बेटा। अब देखिए भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा ISI प्रमाणित चिन्ह प्राप्त कुछ वस्तुएं और उत्पादकों की सूची, ये हमें जानना जरूरी है बेटा, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम भी ग्राहक हैं, हम भी सामान लेते हैं, तो हमें उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। पहला है बेटा खाद्य पदार्थ, जैसे नमक हो गया, बिस्किट हो गया, पाउडर दूध हो गया, कॉफ़ी हो गया, कस्टर्ड हो गया पाउडर आदि, इन सब पर ये मानक लगा होता है। आप देखोगे बेटा पैकेट के पीछे, एक मिनट बेटा मैं देखती हूँ मेरे यहाँ पैकेट है कि नहीं। देखिए बेटा मेरे यहाँ पैकेट तो नहीं है क्योंकि हम लोग पैकेट की चीज़ें यूज़ नहीं करते हैं। एक छोटा सा पैकेट है मेरे पास, आप देखिए इस पे
आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है? फेसाई का मार्क दिख रहा है। फेसाई जो आपकी इस बुक में है, फेसाई देखिए, बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही लोगो आपको इस पे दिख रहा है। दिखा फेसाई? तो ये क्या है बेटा? यानी ये जो पैकेट है ये गवर्नमेंट की तरफ से प्रूफ है। इसके बाद आप देखिए इधर बेटा, आप देखिए यहाँ पे ग्रीन डॉट बना है, ग्रीन डॉट। ग्रीन डॉट का मतलब होता है कि ये पूर्ण तरह से वानस्पतिक है, मतलब इसमें किसी प्रकार के मांस, मच्छी, मीट का प्रयोग नहीं हुआ। यही अगर रेड डॉट होता है बेटा तो वो क्या होता है? आपके मांसाहारी प्रोडक्ट होते हैं, उसमें जरूर कोई ना कोई चीज यूज किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही जो हम पैकेट की चीजें लेते हैं बेटा उस पे हर एक चीज आपका लिखा रहता है, चाहे आप पैकेट छोटा लो या फिर आप पैकेट बड़ा लो। मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को देखूंगी, कोई पैकेट रखूंगी अपने पास ताकि मैं आप लोग को अच्छे से थोड़ा सा समझाऊं। ठीक है बच्चा, इसमें देखिए आपको सारा दिया जाता है कि आप पैकेट को यूज करने के बाद इसको कहाँ फेंकना है, कैसे रखना है, इस पे टैक्स क्या होता है, एमआरपी क्या होता है। ये होता है बेटा मैक्सिमम रेट, यानी उस प्रोडक्ट का अधिकतम मूल्य निर्धारण आपका एमआरपी होता है, यानी अब इससे ज्यादा आप मूल्य नहीं ले सकते हैं। आपके पैकेट पे जो भी प्रोडक्ट है, जो भी चीज आप ले रहे हो बेटा, उसका जितना मूल्य है आप उतने ही दाम में उस चीज को खरीद सकते हैं, उससे ज्यादा दाम आप नहीं ले सकते हैं। इसलिए वहां पर एमआरपी लिखा होता है। कम में आप दे सकते हैं लेकिन ज्यादा में नहीं। पर घूमने वाले स्थान पर या फिर ऐसे वैसे जगह पे तो थोड़ा सा हो ही जाता है। अब देखिए विद्युत उपकरण यानी विद्युत इस्त्री, पंखे, रेगुलेटर, गर्म पानी करने वाली रॉड, गीजर, ये सारे जो प्रोडक्ट आप देख रहे हो बेटा इन सब पर ये आईएसआई, आपके आईएसआई का मार्क लगा होता है। तो अभी दिमाग में रखिएगा बेटा, ये एलटी में, टीजीटी, पीजीटी में आप जो भी एंट्रेंस एग्जाम देते हो ना वहां पे ये पूछता है कि कॉफी पर कौन सा मार्क लगा होता है। ठीक है, तो क्या लगा होता है बेटा? आईएसआई मार्क। आपके घरेलू उपकरण जो भी प्रेशर कुकर है, गैस चूल्हा इत्यादि, इन सब पर भी आपके आईएसआई मार्क लगे होते हैं। तो ये सारे प्रोडक्ट पर आपके क्या लगे होते हैं बेटा? आईएसआई मार्क लगे होते हैं। ध्यान दीजिए सारे लोग। अब आता है बेटा एक मार्क। एक मार्क का भी लोगो देख लीजिए आप लोग, ये सारे लोगो आप बना लीजिएगा अपने कॉपी पे, ऐसे आपको ना दिमाग में रहेगा। एक मार्क देखो बेटा, इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में लिखा है, भारत सरकार यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये किसका है बेटा? भारत सरकार का है। एक मार्क क्या होता है बेटा? जो आपके कृषि प्रोडक्ट होते हैं उन पर एक मार्क का चिन्ह लगा होता है। ये बेटा एग्जाम में पूछा था, टीजीटी के एग्जाम में 2021 में जो एग्जाम हुआ था उसमें ये पूछा था। एक मार्क चिन्ह भारत सरकार के किसी मंत्रालय के अधीन विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय द्वारा कृषि उत्पादकों की गुणवत्ता के लिए निर्धारित किया जाता है। किसके द्वारा बेटा? कृषि मंत्रालय के अधीन विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय। ठीक है, यह संस्था विभिन्न प्रकार के जो भी संशोधित और अर्ध कृषि उत्पाद जैसे सभी प्रकार के मसाले, खाद्य तेल, घी, मक्खन, चावल, दाल, चावल, चाय, चाय पत्ती, शहद आदि, इन सब पर क्या मार्क लगा होता है बेटा? एक मार्क। यानी ये क्या है? आपके कृषि जो भी कृषि के प्रोडक्ट तैयार होते हैं उन सब पर एक मार्क लगा होता है। इसके अलावा आटा, चावल, दाल, बेसन, घी, मक्खन, सभी प्रकार के मसाले, शहद, गुड़, चाय पत्ती, कॉफी तथा नमक, इन सब पर भी आपके आईएसआई मार्क लगे होते हैं। ठीक है बच्चा, समझ में आया सबको आईएसआई मार्क? तो ये सारे प्रोडक्ट आप दिमाग में अपने रखिएगा कि किन किन प्रोडक्ट पर आईएसआई मार्क लगा होता है। अब हम देखेंगे बेटा फैसाई, यानी आपका फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006। क्या हम देखेंगे बेटा? फैसाई। चलिए आप इसी बुक से देख लीजिए, थोड़ा सा क्लियर है इसमें। ये कब आया था बेटा? ये प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव में भी बनता है, आपके शॉर्ट में, मेनी शॉर्ट, लॉन्ग, हर जगह। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम। प्रश्न यहाँ भी बन जाता है कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम कब आया था? तो 2006। खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? फैसाई। ये जो होता है बेटा यह सुनिश्चित करता है कि सरकार ने समय समय पर जो नियम, अपने कानून यानी जो रूल रेगुलेशन बनाते हैं वो समय समय के साथ वो अपडेट होते रहते हैं। यानी धीरे धीरे जो खाद्य उत्पाद को बहुत पेचीदा लगने लगता है, धीरे धीरे आपके जो भी प्रोडक्ट होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई प्रोडक्ट जैसे मैगी को ही लेकर के बहुत ज़्यादा विवाद उठा था, तो
वो मैगी पर जब विवाद उठा था बेटा, तो उस मैगी को बैन कर दिया गया था, कोई दुकान वाला बेच नहीं सकता था। वापस से वो कंपनी में गया और कंपनी में पूरी तरीके से जो आपके साइंटिस्ट होते हैं वो जाते हैं लैब में, उसको ले जाते हैं, पूरी तरीके से जांच होती है कि हाँ, क्या जो इस पे ब्लेम लगा था वो सही है या फिर नहीं। अगर सही है तो उस कंपनी को हर्जाना भरना पड़ेगा, इसके साथ साथ उसे जेल भी हो सकती है। अगर उस प्रोडक्ट में किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं है तो वापस से वो प्रोडक्ट मार्केट में आ जाता है। जैसे बेटा 1 साल तक 2 साल तक तो मैगी बहुत ज़्यादा असर हुआ था, लेकिन आज वापस से सब लोग ऐसे ही मैगी खाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो ये एक्ट आया था बेटा, ये कब आया था? 2006 में आया था। इसका उद्देश्य जो है वो भारत सरकार ने 2006 में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम पारित किया था। क्यों? क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट है, जो भी हमारे खाद्य पदार्थ हैं, वो बिल्कुल किसी प्रकार की मिलावट ना हो और हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो, किसी प्रकार का हानि ना पहुंचाने वाला हो। इसके बाद बेटा है खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के क्या उद्देश्य हैं, यानी उसके उद्देश्य क्या है। पहला पॉइंट दिया बेटा, इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य है खाद्य से संबंधित विभिन्न नियमों को समेकित करना। इसके बाद भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की स्थापना, खाद्य वस्तुओं के लिए विज्ञान आधारित मानकों का निर्धारण करना। विज्ञान यानी मैंने क्या बोला, लैब के द्वारा वो पूर्ण रूप से प्रमाणित हो कि जो भी आपका आहार है उसमें उसकी पौष्टिकता सुनिश्चित हो कि वो पौष्टिकता उसमें है कि नहीं। जैसे मिल्क पाउडर जो होता है बेटा, वो हमारे मिल्क से यानी दूध से भी ज़्यादा अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि हमारे दूध में विटामिन सी का अभाव होता है, लेकिन वो जब मिल्क पाउडर बनाया जाता है तो जब उस पाउडर को बहुत हीट पर गर्म किया जाता है, जिससे वो वाष्प उसमें के, हम सब जानते हैं कि दूध में आपके 90% तक जल होता है, 85 से 90%, तो वो जल वाष्प के रूप में निकल जाता है और उसका जो ठोस चीज बच जाता है वो पाउडर के रूप में हो जाता है। जब उस पाउडर को बनाया जाता है तो उसमें कुछ चीजों को ऐड किया जाता है, जिसके बाद वो आपके खाद्य पदार्थ और गुणवत्ता वाले हो जाते हैं। तो यानी उसके विनिर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री आदि इन सब का विनियमन करता है। फिर अगला पॉइंट क्या है, इसके उद्देश्य क्या है। इस अधिनियम में खाद्य पदार्थ के निर्माण परिसर और उसके चारों ओर स्वास्थ्यजनक परिस्थितियां भी बनी हो। मतलब ये प्रोडक्ट जहां भी तैयार किया जा रहा है वो कंपनी में बिल्कुल साफ सफाई हो, वहाँ के वर्कर जो है बिल्कुल साफ सुथरे हों। आप देखेंगे बेटा बड़े बड़े होटल में जाएंगे ना, तो जो भी लोग कोई भी चीज़ परोसते हैं, जैसे हम लोग गाँव में शादी वादी में जाते हैं तो फुल्की क्या करते हैं ना, कलछुल हाथ में डालना, उसमें हाथ भी चला जाता है, निकाल के दे देते हैं। कुछ कुछ तो ऐसे ही गोलगप्पे को डुबा के दे देते हैं। लेकिन आप बड़े बड़े होटल में जाओ, बड़े बड़े लोगों के सेलिब्रिटी के पार्टी में जाओ, आप देखोगे कि वो प्लास्टिक का ग्लव्स पहने होते हैं और अपने सर को भी कवर करके रखते हैं। तो कहीं ना कहीं आप जिस भी कंपनी में कोई भी प्रोडक्ट तैयार हो तो वहाँ के वर्कर प्लस वहाँ का एरिया वो सारा आपका स्वच्छ होना चाहिए। फिर इसके बाद है जो भी खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम है वो खाद्य नियमों के अंतर्राष्ट्रीय मानकों को काफी हद तक अनुकरण करें, यानी जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय मानक निर्धारित किए गए हैं उनके आधार पर हो, उससे अलग नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद देखिए कुछ यहाँ भी छोटे छोटे पॉइंट दिए हैं। देश भर के एक सूचना नेटवर्क बनता है जिससे जनता, उपभोक्ता और पंचायत इन सब तक आपकी जो भी बातें हैं वो तेजी से फैले और विश्वसनीय और उद्देश्यपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। आप देखते हो बेटा मार्केट में कोई भी नया प्रोडक्ट आता है तो आप हर जगह उसका प्रचार देखते हो। क्यों ये प्रचार दिया जाता है? ताकि जो पब्लिक है उस तक ये सूचनाएं जल्दी से जल्दी पहुंच सके। फिर भोजन, स्वच्छता और फाइटोसैनिटरी मानकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी मानक के विकास में योगदान करना। खाद्य सुरक्षा और खाद्य मानक के बारे में सामान्य जागरूकता को बढ़ावा देना, यही हमारा मुख्य उद्देश्य है किसका? खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम का। इसके बाद बेटा खाद्य मानक, गुणवत्ता शोध एवं व्यापार से संबंध अंतर्राष्ट्रीय जो भी अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल संस्थाएं आपकी कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं बेटा वो क्या करता है, वो भारत सरकार द्वारा जो भी भोजन में मिलावट रोकने के लिए खाद्य अपमिश्रण निवारक अधिनियम यानी PFA 1954 में पारित किया गया था। कब किया गया था बेटा? ये भी आपके बहुविकल्पी में बनता है। खाद्य अपमिश्रण निवारक अधिनियम यानी आपके जो है PFA कब आया था? तो ये आया था आपका 1954
4। देखिए बेटा, यहाँ पे कैसे है, ये लैब में जाता है। कोई भी जब प्रोडक्ट तैयार होता है तो सबसे पहले वो कंपनी वाला क्या करता है, यानी आपने जो भी भारत सरकार ने जो भी अधिनियम दिए हैं, क्या वो उसको फॉलो कर रहा है, तो सबसे पहले उस प्रोडक्ट का इस तरह से जांच होता है। यानी खाद्य वैज्ञानिक जो होते हैं पहले उस प्रोडक्ट को जांचते हैं, फिर इसके बाद वो प्रोडक्ट जो है आपके मार्केट में आता है। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। इस अधिनियम में आवश्यकता के अनुसार 200 से अधिक बार संशोधन किया जा चुका, यानी ये समय समय के साथ हमेशा संशोधित होता रहता है। अब देखिए बेटा, फल और सब्जी उत्पादक आदेश, यानी आपके जितने भी प्रोडक्ट है, जितने भी खाने पीने वाली चीजें, हर चीज पर क्या होता है, आपके मानक निर्धारित होते हैं। उसको हमेशा समय के साथ साथ उसकी जांच होती रहती है कि क्या ये प्रोडक्ट सही है या फिर नहीं। इसके अंतर्गत आपके फल के लिए विनिर्देशित और सब्जी उत्पादन आते हैं। फिर आपका क्या है बेटा, मांस खाद्य उत्पादन आदेश। इस आदेश के तहत आपके मांस उत्पादक प्रसंस्करण लाइसेंस आते हैं और वनस्पति तेल उत्पादक। तो ये भी आपके क्या होता है बेटा, वनस्पति यानी मार्जिन के रूप में विनिर्देशित और सॉर्टिंग्स आते हैं। यानी बेटा जो भी प्रोडक्ट है वो सबका अपना एक एक अलग मानक अधिनियम होता है, और उस अधिनियम में अगर किसी प्रकार की कमी पाई गई, आप देखोगे बेटा दिवाली के भी, जब दिवाली का त्योहार चला तो कई सारी बड़ी बड़ी जो मिठाई की दुकानें थी उन पर छापा मारा गया और पाया गया कि उनके खोए में मिलावट थी, उनके घी में मिलावट था। तुरंत गवर्नमेंट ने बैन लगाया, और जितनी भी मिठाइयाँ थी, या आप देखोगे कि बहुत जगह ऐसा होता है कि जो खोआ बनता है उसमें अरारोट मिला देते हैं या किसी भी चीज़ को मिला देते हैं, जिससे वो खाद्य पदार्थ हमारा बिल्कुल खराब हो जाता है, और जो भी उसको खाता है वो बीमार हो जाते हैं या फिर उनके हेल्थ पे बहुत बुरा असर होता है। अगर गवर्नमेंट को जरा सी भी भनक लगती है तो वो तुरंत छानबीन करता है और उस प्रोडक्ट को क्या करता है, गड्ढा खुदवा के उसमें पूरा फेंकवा देते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि इससे किसको कितना घाटा हो रहा है, नहीं, क्योंकि ये सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी हेल्थ होती है, और हमारे हेल्थ को अगर नुकसान पहुंचाता है बेटा तो गवर्नमेंट उससे कभी पीछे हटती नहीं है। तो अगर आपके किसी भी प्रोडक्ट में किसी प्रकार की मिलावट देखी गई, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो चाहे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हो। अब यहाँ पर देखिए बेटा क्या दिया है, आपके जो फसाई होता है इसके अंतर्गत इसको शामिल किया गया है, और इसमें जो भी निर्धारित किए गए हैं, यानी जो भी बातें की गई हैं वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। भारत में आयात और निर्यात दोनों कार्य होता है बेटा, और हमारा जो भारत है वो प्राचीन काल से ही वैश्विक स्तर पर उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा का विशेष तरह से ध्यान रखता है। हम सब जानते हैं बेटा कि कभी भी, जैसे आप जिस एरिया में रहते हो, क्या आपके एरिया में सारा चीज होता है? नहीं। हम जो हमारे एरिया में होता है वो हम अपने खाने भर के लिए रख के उसको क्या करते हैं, बेच देते हैं, और जो हमारे यहाँ नहीं होता है हम वो बाहर से ले लेते हैं। तो इस तरह से आयात और निर्यात तो हर जगह होता है, आपके गाँव में होता है, घर में होता है, देश में होता है, विदेश में होता है। तो ये आयात और निर्यात, इसी से तो हमारी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती है। जैसे हमारा भारत देश जो बेटा है ये कृषि प्रधान देश है, तो हमारे यहाँ आयात निर्यात होती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। जो भी प्रोडक्ट हमारे यहाँ होता है वो हम दूसरे देशों में बेचते हैं, और वहाँ से हमें अच्छा खासा धन मिलता है, जिसके द्वारा हम उस धन से अपने देश के विकास में उसका प्रयोग करते हैं। अब इसके बाद है बेटा, खाद्य सुरक्षा, गुणवत्ता और बचत को बढ़ावा देने के लिए शोध और व्यापार को सुसाध्य करने में सीएसी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सीएसी क्या है बेटा? कोडेक्स एलिमेंटेरिया कमीशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन आया ही है, मुझे लगता है कि दोनों साल में ही क्वेश्चन आया है। फिर इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय मानक संस्थान और विश्व व्यापार संगठन, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी कोडेक्स एलिमेंटेरिया कमीशन क्या है। CAC, सबका शॉर्ट नेम भी याद रखिएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने जो भी याद कर लिया सिंपल, नहीं, आप सब चीज को देखते रहो बेटा, उसके शॉर्ट नेम भी याद रखो और डिटेल भी देखो। यहाँ पे देखो क्या है बेटा, खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता के लिए वैश्विक स्तर पर काम करने वाले कुछ प्रमुख संस्थाएं, दिख रहा है सबको? ठीक है। तो कोडेक्स एलिमेंटेरिया कमीशन ये आपका क्या है, इस तरह से लोगो बनाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये क्या है बेटा? WHO, ये विश्व स्वास्थ्य संगठन, यानी विश्व के व्यक्ति के स्वास्थ्य के पर कार्य करता है। जैसे भी कोरोना के टाइम में आपने WHO का बहुत नाम सुना होगा। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन, यानी ये UNO के अंतर्गत कार्य करता है। ठीक है। यहाँ पर क्या है बेटा? ISO,
जो मैंने अभी बताया है, ये मानक आपको मिलता है ना अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन, ये है लोगो, ये बिल्कुल याद रखिएगा, ये आपके आगे नेट के एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं। फिर विश्व व्यापार संगठन WTO, ये आप जानते हो बेटा किसका सिंबल है? आप किसी भी हॉस्पिटल में, किसी एम्बुलेंस पे आप देखोगे बेटा तो ऐसे सांप बना रहता है। थोड़ी सी मैं कहानी आप लोग को बता देती हूँ, ये क्यों है, क्या है इसका रीजन। यूनान के, सबसे पहले यूनान में क्या बोलते हैं, जो स्वास्थ्य की देवी थी, उनके हाथ में, यानी एक हाथ में उनके कटोरा था और उस कटोरे में दूध था और दूसरे हाथ में उनके डंडा था और उसी डंडे में ये सांप लिपटा हुआ था। जैसे हमारे यहाँ बेटा गीता महाभारत होता है, हम उसके बारे में जानते हैं ना कि रामायण में क्या हुआ था, गीता में क्या हुआ था। उसी तरह से बेटा यूनान के जो राजा थे, उनके 3 पुत्र और 1 पुत्री थी और उनकी पत्नी और राजा, उनके सारे बच्चों के नाम पर ही ये स्वास्थ्य से संबंधित चीजें रखी गई हैं। तो यूनान की देवी जो थी, स्वास्थ्य की देवी थी, उन्हीं का ये लोगो आज भी पूरे विश्व फॉलो करता है बेटा। आप हर एक हॉस्पिटल, हर एक एम्बुलेंस, हर जगह आप ऐसा लोगो देखोगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या है बेटा? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आ गया? अब हम लोग देखेंगे CAC, कोडेक्स एलिमेंटेरिय कमीशन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सारे लोग नोट डाउन करो अच्छे से। ऐसा नहीं कि हाँ मैम वीडियो बनाती है तो वीडियो हमेशा रहेगा, हम लोग देख लेंगे, नहीं, लिखना भी है। अगर आपने लिख लिया है तो कोई दिक्कत नहीं, जो बच्चे नहीं है लिखे हैं, जो बच्चे इसमें जुड़े हैं अभी नए, वो लोग जरूर लिखेंगे। ये कोडेक्स एलिमेंटेरिया कमीशन क्या है बेटा? तो ये जो है ये अंतरराष्ट्रीय संस्था है। ये भी प्रश्न बनता है आपके ऑब्जेक्टिव में कि CAC क्या है? अंतरराष्ट्रीय संस्था है बेटा। ये क्या है? इंटर गवर्नमेंटेड बॉडी है, यानी अंतरराष्ट्रीय संस्था है जिसे उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों को बनाने तथा खाद्य एवं कृषि के अंतरराष्ट्रीय व्यापार को आसान बनाने के लिए स्थापित किया गया। वर्ष 2017 में 187 देश ने इस संस्था में सदस्य के रूप में भाग लिया था। भारत में अपने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के माध्यम से इस संस्था का सदस्य है। हाल के वर्षों में CAC खाद्य मानकों से संबंधित विकास कार्य के लिए एकमात्र सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ केंद्र बन गया है। इस संस्था के द्वारा प्रकाशित किए जाने वाले खाद्य नियमावली को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनाए गए खाद्य मानकों एक विश्वसनीय संग्रह माना जाता है। इस प्रकाशित प्रलेख को कोडेक्स एलिमेंटेरियस के नाम से जाना जाता है। यहाँ से बिल्कुल याद रखिएगा, ये भी पूछता है कोडेक्स एलिमेंटेरियस क्या है। ठीक, तो ये क्या है? यह संस्था के द्वारा प्रकाशित किए जाने वाले खाद्य नियमावली को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनाए गए खाद्य मानकों का एक विश्वसनीय संग्रह। ठीक है, अब इसके बाद है खाद्य नियमों के अतिरिक्त इस प्रलेख में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा और खाद्य व्यापार की उचित पद्धति, यानी जो भी आप प्रोडक्ट, जो भी आप उत्पाद कर रहे हैं, जो भी आप व्यापार कर रहे हो, वो बिल्कुल उचित पद्धति में हो, उसको सुनिश्चित करने के लिए मानक और पद्धति की नियमावली, मार्गदर्शन तथा अन्य अनुशंसाएं, रिकमेंडेशन भी सम्मिलित की गई हैं। विभिन्न देश के जो राष्ट्रीय मानक के विकास के लिए कोडेक्स मानकों को ही अनुकरण में लिया जाता है, यानी कोडेक्स जो है बेटा ये सारे देशों के लिए है। कोडेक्स इंडिया, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। कोडेक्स इंडिया क्या है? भारत के लिए, ये भी आपके अति में पूछता है, कोडेक्स इंडिया क्या है? भारत के लिए राष्ट्रीय कोडेक्स संपर्क केंद्र यानी NCCP है। यह भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय यानी DGSS में स्थित है। यह राष्ट्रीय कोडेक्स समिति के सहयोग से भारत में कोडेक्स गतिविधियों को समन्वित और प्रोत्साहित करता है। ठीक है बेटा, इसे लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। अब है बेटा अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन यानी ISO, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ISO इसका फुल फॉर्म पूछता है, ये याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म पूछता है बेटा। क्या है अंतरराष्ट्रीय मानक संगठन? ये विश्व के विभिन्न देशों के राष्ट्रीय मानक संस्थाएं यानी ISO का अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संघ है। क्या है बेटा? अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संघ है। इस संगठन का मिशन वस्तुओं के अंतरराष्ट्रीय विनिमय को आसान बनाने और
बुद्धिजीवी वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकी और आर्थिक गतिविधियों के क्षेत्रों में सहयोग विकसित करने के उद्देश्य से विश्व में मानकीकरण और संबंधित गतिविधियों के विकास को प्रोत्साहन देता है। यानी जो भी बुद्धिजीवी है, जो भी वैज्ञानिक है, हमारे प्रौद्योगिकी है, उनके आर्थिक गतिविधि और इस क्षेत्र में जो सहयोग देते हैं उसके संबंध में इसको यानी विकास में ये प्रोत्साहन का रोल निभाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन द्वारा किया गया कार्य अंतर्राष्ट्रीय समझौते के रूप में माना जाता है। ISI 9000 गुणवत्ता आवश्यकताओं का एक ऐसा ही अंतर्राष्ट्रीय संकेत चिन्ह है। तो गुणवत्ता प्रबंधन से संबंधित है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि आपके LT में या TGT में ये क्वेश्चन बन जाए कि अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन की गुणवत्ता क्या है, उसका संकेत क्या है, तो ये याद रखिएगा बेटा, ठीक है। इन मानकों को अपनाना पूरी तरह से स्वैच्छिक होता है। अब आगे देखते हैं बेटा क्या दिया है। अब हम देखेंगे बेटा विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये बेटा नेट के एग्जाम में आया था क्वेश्चन। WTO का फुल फॉर्म क्या होता है, ये नेट के एग्जाम में पूछा था। और इसकी स्थापना 1955, बिल्कुल याद रखिएगा, नहीं होगा तो लिख लीजिएगा बेटा। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1955 में हुई थी। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के समझौतों को लागू करना और किसी भी प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी विवादों को सुलझाना। अपने जो सदस्य देश हैं यानी जो व्यापारी नीति से संबंधित हैं, उससे संबंधित जो भी मुद्दे हैं उनमें सहायता करना और व्यापार को सहजता पूर्वक, स्वतंत्रता पूर्वक, निष्कपट पूर्वक और पूर्वानुमान के साथ चलाने में सहायता प्रदान करता है। और WTO समझौतों के अंतर्गत वस्तुएं, सेवाएं तथा बौद्धिक संपदा शामिल होती हैं। फिर है खाद्य नियंत्रण प्रणाली यानी फूड कंट्रोल सिस्टम। अब देखो बेटा फूड कंट्रोल सिस्टम क्या है। आप एक और चीज देख लीजिए बेटा, कोडेक्स और ISI में क्या अंतर है, यह भी प्रश्न बनता है। कोडेक्स जो होता है बेटा ये राष्ट्रीय स्तर एवं नियमों के निर्धारण के लिए होता है, लेकिन आपका ISI क्या है बेटा, ये पूरी तरह से स्वैच्छिक होता है, अर्थात इसके लिए कोई कानून बाध्यता नहीं है। कोडेक्स क्या है, इसके अंतर्गत परिवर्तन बहुत धीमा होता है, लेकिन ISI के अंतर्गत प्रत्येक 5 वर्ष पे मानक का आकलन और पूर्वालोकन किया जाता है। कोडेक्स इसमें केवल अल्पमत स्वीकृत पद्धति का वर्णन किया जाता है और यहाँ पर क्या होता है बेटा, वर्तमान मानक औद्योगिक पद्धतियों का वर्णन किया जाता है। तो ये 3 अंतर है, तीनों अंतर याद कर लीजिएगा आप लोग। अब देखते हैं आपके इस बुक में क्या है, फिर उसके बाद इससे देखेंगे बेटा। हमने देख लिया, ये तीनों देख लिया, कोडेक्स क्या है, अंतरराष्ट्रीय यानी ISO क्या है, WTO क्या है, ये याद रखिए। देखिए बेटा यहाँ पर दिया है 1 जनवरी 1955 और 1994 में मराकेश समिति के अनुसार संचालन शुरू किया गया। इस प्रकार 1948 में स्थापित प्रशुल्क और व्यापार पर सामान्य सहमति यानी GATT की जगह ले ली थी। लेकिन ये लागू कब हुआ था बेटा, 1 जनवरी 1955। ये बिल्कुल याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और जिसमें अभी कितने सदस्य बेटा, 64 सदस्य देशों ने प्रतिनिधित्व किया और वैश्विक व्यापार और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद 98% से अधिक है। ये भी प्रश्न बनता है बेटा, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद कितना है, तो 98% अधिक है। और कितने देश हैं WTO में बेटा, 164। ये सब नोट डाउन कर लीजिएगा। एक और चीज है बेटा, WTO का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। कहाँ पे बेटा, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और निर्णय लेने वाला जो निकाय मंत्री सम्मेलन है जो सभी सदस्य राज्यों से बना है, अतः साधारणतः द्विवर्षीय रूप से आयोजित किया जाता है। सभी निर्णयों में सामान्य सहमति का महत्व दिया जाता है। ठीक, संचालन क्या है, WTO की मूल संरचना में निम्नलिखित निकाय है। मंत्री स्तरीय सम्मेलन, यह WTO का शासी निकाय है। सामान्य काउंसलिंग, ये सब आप लोग को नहीं देखना है। अब इसके बाद है बेटा विश्व व्यापार संगठन के उद्देश्य। क्यों ये विश्व व्यापार संगठन बनाया गया है, इसका उद्देश्य क्या है। तो ये लेसन थोड़ा सा बड़ा है बेटा, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगी, क्योंकि अभी और भी बहुत सारी चीजें हैं। हमें हैकअप के बारे में जानना है, विश्व व्यापार संगठन के लाभ क्या हैं, तो
खाद्य उद्योग क्या है, तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। आज के लिए बस इतना ही बेटा। अगर वीडियो अच्छी लगी है बेटा तो ज़रूर कमेंट करिए, लाइक करिए और आप लोग अपने जो भी दोस्त हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं या जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, उनसे ज़रूर इस चैनल के बारे में बताइए, उन तक पहुँचाइए ताकि हमारा जो चैनल है, वो एक बड़ा परिवार बन जाए बेटा। क्योंकि जब तक देखिए बेटा चैनल तभी तक चलता है जब वहाँ बच्चे होते हैं। तो आप बच्चों का ही ये है, आप बच्चे सहयोग करिए। बाकी आज के लिए आप लोगों ने अपना समय दिया बेटा, तो मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ आप सभी को। चलिए अभी आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।